पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख और थोड़ा जोर और लगाता रहे, किस्मत के बंद दरवाजे खुलने में वक्त लगता है। जो तूने कहा है कर दिखाएगा रख यकीन, जो तूने कहा है कर दिखाएगा रख यकीन। गरजते हैं बादल तो बरसने में वक्त लगता है, बरसने में वक्त। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इजी मैथ्स में। और फिर से मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि पीछे के सारे वीडियो में आप लोगों ने भरपूर सहयोग और जो स्नेह दिया उसके लिए तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन है और आपका धन्यवाद। पिछले अध्याय में हम लोगों ने काफी दो चरों वाली रैखिक समीकरणों के बारे में हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी, जिसमें दो चरों वाली रैखिक समीकरणों को हल करने की विभिन्न विधियों, उनके हलों की प्रकृति और दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को पहचानने के बारे में काफी विस्तृत रूप से हमने चर्चा की थी। आज हम जो अध्याय है, अपना अगला अध्याय है द्विघात समीकरण, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण कहते किसे, द्विघात समीकरण को कैसे पहचाना जाता है और द्विघात समीकरण से रिलेटेड अलग अलग विधियों से द्विघात समीकरण को हल करने के बारे में हम इस अध्याय में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप लोगों ने अब तक मेरा YouTube चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन दबा ले ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब हम नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहूंगा कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जैसे रीट है, RAS है, हिंदी बैंकिंग सेवाएं हैं, SSC है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनके लिए बेसिक गणित को लेकर के मैं एक अपने नए YouTube चैनल जोगाव सर या जोगाव जी नाम करके मेरा YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल पर मैं बेसिक मैथमेटिक्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट जिनको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करने की वीडियो के बारे में मैं उस मेरे YouTube चैनल में चर्चा करूंगा, जिसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, अपने YouTube चैनल का लिंक। आप उस लिंक पर जाकर के मेरे वो YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको मजबूत कर सके। चलिए आज हम चर्चा करते हैं नया जो अध्याय है हमारा द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या या द्विघात समीकरण कहते किसे। तो पहली बात मैं द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा करूंगा कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो द्विघात का नाम से स्पष्ट है कि द्विघात, द्विघात का मतलब है दो घात वाली, तो द्विघात दो घात वाली समीकरण। तो हम कहेंगे कि ऐसा एक बीजगणितीय समीकरण, ऐसा एक बीजगणितीय समीकरण जिसमें दो चर जो चर राशि है, सॉरी, ऐसी एक दो बीजगणितीय समीकरण जिसमें जो चर राशि है, चर राशि की जो अधिकतम घात है वो 2 होती है। इसको मानक रूप में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस रूप में हम द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं, जिसमें देखिए चर क्या है, ये x के रूप में एक द्विघात समीकरण है। इसकी जगह y भी हो सकता है, m भी हो सकता है, l भी हो सकता है, और यहाँ पे a, b और c क्या कांस्टेंट है। तो इसमें चर राशि x की जो अधिकतम घात है, जैसे न्यूनतम घात 1 भी है, लेकिन हम बात करें अधिकतम घात की, तो अधिकतम घात इसमें x की कितनी है, 2 है। तो अधिकतम घात 2 होने के कारण इसको दो चरों वाली रैखिक समीकरण कहते हैं। तो ये हमारे पास हो गई दो चरों वाली रैखिक समीकरण। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो मेरे पास एक समीकरण का एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए ये x के रूप में एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर है, चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अब इसकी जगह कोई भी चर और लिया जा सकता है। जैसे मेरे पास एक समीकरण है m स्क्वायर माइनस m प्लस 12 बराबर 0। यह भी एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर क्या, चर इसमें m है और m की अधिकतम घात हमारे पास 2 है। कुछ ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो इसमें भी देखिए भले ये समीकरण इस रूप में नहीं है, इसी रूप में है, पर उसमें अंदर जो x का गुणांक है वो हमारे इसमें नहीं है, लेकिन जो चर है x उसकी अधिकतम घात हमारे पास 2 है। इसलिए ये दो चरों वाली ये एक द्विघात समीकरण है। अब हम आगे चर्चा करेंगे, ये तो हो गया द्विघात समीकरण। अब हम जो अध्याय है अपना 4.1 उसके सभी प्रश्नों में पहले प्रश्न में जिसमें जो समीकरण दी गई है उनको इस रूप में प्रस्तुत करना और पता करना है कि वास्तव में ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर इस रूप में प्रस्तुत हो जाएगी, रिप्रेजेंट हो जाएगी, तो हम लोग कह देंगे कि एक द्विघात समीकरण है, और अगर इस रूप में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगी तो हम कह देंगे कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए हम कुछ प्रश्न लेके देखते हैं, जिसमें मेरे पास
अध्याय जो अपने पास है प्रश्नावली 4.1 उसके मैं कुछ प्रश्न लेकर के इसको हल करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए इस अध्याय का मैं पहला प्रश्न 4.1 प्रश्नावली, इसका जो पहला प्रश्न मैं लूंगा उस प्रश्न को हल करूंगा। पहला प्रश्न है मेरे पास x प्लस 1, ये ले रहा हूं मैं यहाँ पे x प्लस 1, फिर दे रखा इसका होल स्क्वायर, फिर है हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये दे रखा है। हमें पता करना है कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम इसको सरल कर लेते हैं। तो x प्लस ए का होल स्क्वायर हम इसको खोल देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर के हिसाब से। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पिछली क्लासों में सीखा था 9th क्लास में कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो हमारे पास आता a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आता है। और अगर माइनस के रूप में हो तो यहाँ पे माइनस आ जाता है। तो हम इसको खोलेंगे x प्लस ए का होल स्क्वायर, तो पहला हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, फिर हो जाएगा 2ab का मतलब है 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो हो जाएगा 2x, फिर प्लस b स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा a। देखिए इसका होल स्क्वायर कैसे खोला मैंने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है ना। तो पहले हम करेंगे हम a स्क्वायर, फिर हम करेंगे 2ab और फिर करेंगे हम b का स्क्वायर, ठीक है ना। a तो हमारे पास x है और b हमारे पास 1 है, फिर वापस 2ab में ये और b यहाँ पे, इसको हम सरल कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x, 2 एकम 2 और x, फिर प्लस a का स्क्वायर 1, तो ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगला है उस साइड में हम सरल करेंगे, 2 को x से गुणा कर देंगे 2x हो जाएगा और 2 को माइनस 3 से गुणा करेंगे 3 2 6 हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसको पक्षांतर करके सारा को यहाँ लिखा जाता है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस के 2x और प्लस के माइनस के 6 इधर आ जाएंगे, प्लस के 6 हो जाएंगे, इस साइड में हो जाएगा 0। इसको और हल कर लेते हैं, x स्क्वायर देखिए यहाँ पे 2x से ये 2x कैंसिल हो गए, ठीक है। अब हमारे पास बचा प्लस का 1 और प्लस का 6 बराबर 0। इसको और सरल कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6 और 1 7 बराबर 0, ये इस रूप में प्रकट हो गई। तो देखिए इसमें चर क्या है हमारे पास, चर है x और x की अधिकतम घात क्या है, x की अधिकतम हमारे पास घात 2 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। देखिए बहुत ही आसान था, इसको हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर था, इसमें होल स्क्वायर खोला था, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर 2ab मतलब इन दोनों का गुणा और दुगुणा, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 2x हो गया और प्लस a का स्क्वायर 1। उस साइड में हमने 2 को x से गुणा करा 2x और 2 को माइनस 3 से गुणा करा माइनस के 3 2 6 हो गया। फिर इधर ले आएंगे ट्रांसफर करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो इस साइड में आइए, उस साइड से प्लस का 2 इधर आ गया माइनस का हो गया और माइनस का इधर आ गया प्लस हो गया, उस साइड में 0। तो एक्स स्क्वायर तो ये है, ये 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये माइनस का और ये प्लस का, फिर हो गया 6 और 1 7, ठीक है, इस रूप में आ गया। तो ये एक 2 चरों वाली रैखिक समीकरण है। चलिए माफ चाहूंगा, यह एक द्विघात समीकरण है। अब हम आगे चलते हैं इसका अगला प्रश्न लेकर के। अगला प्रश्न हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिखूंगा सेकेंड वाला प्रश्न हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको हल करके हमें पता करना कि यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं। चलिए ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ये 2x है जैसे कि जैसे, उस साइड में माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3 2 6, फिर माइनस 2 को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x। फिर उन सारी राशियों को उस साइड से इस साइड में पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 6 प्लस हो जाएंगे और प्लस के 2x माइनस हो जाएंगे बराबर 0। अब हम इसको और ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 2, माइनस माइनस की राशियां जुड़ जाती है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था माइनस माइनस वाली 2 संख्या यदि गुणा होती है तो प्लस होती है, लेकिन जुड़ती है तो माइनस का ही चिन्ह रहता है, तो ये हो जाएगी माइनस का 4x और प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए इसको, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, चर राशि x है और x की अधिकतम घात कितनी है हमारे पास, x की अधिकतम घात 2 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अब मैं इसका एग्जाम्पल इसका प्रश्न है तीसरा लेकर के मैं हल करूंगा। यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिए, आपको देखने मात्र से पता चल जाएगा कि x माइनस 2, फिर है हमारे पास x प्लस 1, फिर उस साइड में है x माइनस 1 और फिर है x प्लस 3। इनको हम
गुणा करके सिंपल रूप में ले आएंगे। चलिए गुणा करते हैं। पहले x से इस पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद -2 से पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे। इस प्रकार से कॉन्स्टेंट आपस में सरल हो जाएंगे। तो x को हमने x से गुणा किया x², फिर x को हमने 1 से गुणा किया 1x। अब हम आगे चलते हैं। -2 से x को गुणा किया माइनस का 2x, फिर -2 से +1 को गुणा किया प्लस माइनस -2। उस साइड में चलिए सेम के सेम, x को हमने x से गुणा किया x², ठीक है ना। फिर x को हमने 3 से गुणा किया 3x, फिर -1 से x को गुणा किया माइनस का x, और -1 से 3 को गुणा किया माइनस का 3। अब उन राशियों को सारों को पक्षांतर करके हम यहाँ लेके आ जाएंगे, तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस के 2x माइनस के 2, उस साइड से -x² यहाँ आ गया, सॉरी प्लस x² यहाँ आ गया माइनस हो गया, प्लस का 3 इधर आ गया माइनस हो गया, माइनस का x इधर आ गया प्लस हो गया, और माइनस का 3 इधर आ गया प्लस हो गया, बराबर 0। अब इनको हल कर लेते हैं। x² से x² कैंसिल हो गया। अब x वाला कौन से, 1x प्लस का, तो ये रहा, एक ये रहा प्लस का। तो देखिए ये x प्लस का, ये माइनस के 2x से, ये x और ये x मिलकर प्लस के 2x होगा ना, ये माइनस के 2x से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है माइनस का 2 माइनस का 3x और प्लस का 3 बराबर 0। अब हम आगे लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और 3 माइनस 2 इक्वल टू +1 बराबर 0। ये आ गया हमारे पास समीकरण। अब बताइए यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। बिल्कुल ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है द्विघात समीकरण, क्योंकि चर हमारे पास x है और x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं है, x की अधिकतम घात 1 ही है। देखिए बहुत ही आसान है प्रश्न। मैंने कहा था कि इनको हल करने के लिए हमने पहले x से पूरे प्रश्न को गुणा कर दिया था। x से x को गुणा किया x², x से 1 को गुणा किया 1x। अब -2 से वापस पूरा प्रश्न को गुणा कर देंगे। -2 से x को गुणा किया माइनस के 2x, -2 से +1 को गुणा किया माइनस के 2। फिर अगले में उसी साइड में सेम के सेम x से पूरे प्रश्न को गुणा कर देंगे। x को x से x², x को 3 से 3x, फिर -1 से x को -x और -1 से 3 को माइनस के 3 हो गए। फिर सारी राशियों को पक्षांतर करके यहाँ ले आएंगे, तो ये तो इस साइड की थी और वो सारी इस साइड में आ गई, तो जिनका चिन्ह प्लस का था माइनस हो गया, माइनस का था वो प्लस हो गया, उस साइड में बच गया 0। अब हम आगे लेंगे x² देखो प्लस माइनस है, आपस में कैंसिल हो गया। अब मैंने कहा था कि ये x प्लस का और ये x भी प्लस का, 1x प्लस का और 1x प्लस का हो गया प्लस के 2x, और ये हो गया माइनस का 2x, प्लस के 2x माइनस के 2x से चले गए। अब हमारे पास क्या बचा, ये तो बचा माइनस का 2, ये बचा माइनस का 3x और ये बचा प्लस का 3। तो 3x तो माइनस के हो गए और 3 - 2 प्लस का 1 बराबर 0। तो अब देखो क्या ये द्विघात समीकरण है, जी नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चर है और चर x की अधिकतम घात 1 ही है, इसीलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगले अध्याय में देखिए चौथा प्रश्न भी सेम इसी की तरह ही है। पहले ब्रैकेट को तो आपको इसी तरह से हल करना है और दूसरे वाले ब्रैकेट को आपको इस तरह से गुणा करके आपस में हल करना, फिर सरल करके देखना है कि चर राशि की अधिकतम घात 2 आती है या नहीं आती है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5वां, बिल्कुल 5वां जो प्रश्न है इसी बेस पर आधारित है। जैसे है ना ये कि यही प्रश्न है, आपस में गुणा करके आपको इसी तरह से पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए मैं आपको सरल करके बता देता हूँ। मैं इसी प्रश्न को अब आपको सरल करके बताऊंगा। प्रश्न संख्या 5वां, चलिए 5वां प्रश्न लेके देखते हैं। चलिए 5वां प्रश्न हमारे पास क्या है, 2x - 1, 2x माइनस का 1 इंटू x - 3, x - 3, फिर उस साइड में है x + 5 और फिर साथ में है x - 1। चलिए इसको हम सरल करके देखते हैं। चलिए पहले 2x से मैं पूरे प्रश्न को गुणा कर दूंगा। 2x से x को गुणा किया 2x², ठीक है ना। फिर 2x को -3 से गुणा किया, माइनस के 3 दूनी 6x, फिर -1 को x से गुणा किया माइनस का x, फिर -1 को -3 से गुणा किया माइनस प्लस 3, ठीक है। अब उस साइड में चलते हैं। x को x से गुणा किया x², x को -1 से माइनस का x, पहले x से पूरे प्रश्न को गुणा कर देना, फिर +5 है, +5 को x से गुणा किया 5x, +5 को -1 से गुणा किया प्लस -5। सारी राशियों को पक्षांतर करके यहाँ लाना, तो हो जाएगा 2x² माइनस के 6x माइनस का x प्लस का 3, फिर ये माइनस प्लस का x² इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का x इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे और माइनस के 5 इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं। 2x² में से 1x तो चल, क्योंकि ये दोनों x² वाला पद है ना, तो समान
घात वाले पदों को एक साथ हल करना है। तो 2x² में से x² चला गया तो बच गया 1x², ठीक है ना। फिर है माइनस के 6x और माइनस के 5x। देखिए इनको, ये तो पहले माइनस का x प्लस का x से कैंसिल हो गया ना। अब चलते हैं माइनस के 6 और माइनस के 5, माइनस के 6 और माइनस के 5, माइनस के 11x। माइनस में संख्या जुड़ती है ना, चिन्ह माइनस का ही रहता है। फिर आगे चलते हैं 3 तो ये प्लस के और 5 ये प्लस के, 3 और 5 8 बराबर 0। अब देखिए इस समीकरण को, क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर जो हमारे पास है वो x है और x की अधिकतम घात हमारे पास 2 है, इसीलिए ये x के रूप में एक द्विघात समीकरण है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। छठा प्रश्न दे रखा है x² प्लस 3x प्लस 1। देखिए x² प्लस 3x प्लस 1, ये है छठा प्रश्न, है ना। एक एक प्रश्न में हल करा रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे। और अगला उस साइड में दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये तो है x², ठीक है ना, ये 3x और ये प्लस का एक। उस साइड में a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है ना। इस फॉर्मूले से इसको खोल देंगे तो a² तो ये हो जाएगा, माइनस के 2ab ये हो जाएंगे और प्लस का b² ये हो जाएगा, ठीक है ना। a ये रहा 2ab, a ये और b है, x यहाँ पे और 2 यहाँ पे, फिर b² 2 यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं सरल करते हैं। x² प्लस के 3x प्लस का 1, उस साइड में है x² माइनस 2 दूने 4, संख्याओं को गुणा कर देंगे 4 और साथ में x का पद है, प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। सारी राशि को पक्षांतर करके यहाँ लेकर आ जाएंगे x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस का x² प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस के 4 यहाँ प्लस के 4 हो जाएंगे, प्लस के 4 चले जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। देखिए x² से x² कैंसिल होता है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो गया? 3x और 4x दोनों प्लस के, 4 और 3 7x, ये हो गया 7x और फिर प्लस का 1 और माइनस के 4। देखो 1 में से 4 गए, माइनस के 3 बराबर 0। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? जी नहीं, ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर x की अधिकतम घात 1 ही है। आगे चलते प्रश्न नंबर 7वां। देखिए प्रश्न नंबर 7वां बहुत ही आसान है। इसमें जो दे रखा है मैं यहाँ लिख देता हूँ। प्रश्न नंबर 7वां देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7वां x प्लस 2 का होल क्यूब कह रहा है ना। और फिर कह रहा है 2x इंटू x² माइनस 1। तो इसको हम देखने मात्र से कह सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसको जब हम खोलेंगे ना तो x की अधिकतम घात कितनी आएगी? 3 आएगी। क्यों? क्यूब के रूप में। तो क्यूब के रूप में स्वाभाविक है जब इसके क्यूब को खोलेंगे तो खोलने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए a प्लस बी का होल क्यूब जो है, इसको जो एक्सपेंड करने का फॉर्मूला होता है वो a³ प्लस 3ab² प्लस 3ab² और प्लस b³। तो इस फॉर्मूले से जब इसको खोलेंगे ना तो क्या आ जाएगा? x का क्यूब आ जाएगा। और इस साइड में, ठीक है ना। अब इसको सरल करके देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए तो क्या हो जाएगा? ये a³ मतलब x का क्यूब, ठीक है ना। फिर 3a तो है x, b है 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 3ax और b है 2, सॉरी यहाँ पे गलती होगी हमारे पास 3a²b। तो यहाँ पे a² हमारे पास x है ना, तो यहाँ x का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। और फिर हो जाएगा 3ab² मतलब b2 का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा प्लस b³ मतलब 2 का क्यूब। अब उस साइड में हम सरल करेंगे, ये हो जाएगा 2x का x² से गुणा तो 2x क्यूब, ठीक है ना। फिर 2x को माइनस 1 से गुणा करेंगे माइनस के 2x। अब इनको हम सरल करके यहाँ लेके आएंगे तो ये तो हो जाएगा x³, ये हो जाएगा 3 दूने 6x², ये हो जाएगा भैया 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे 4 3 12 हो जाएगा। फिर x का x साथ चलेगा, प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 दूने 4 और 4 दूने 8। उस साइड में हमारे पास 2x³ माइनस के 2x। अब हम इस साइड में पक्षांतर करके सारों को तो हो जाएगा x³ प्लस 6x² प्लस 12x प्लस के 8, ये तो लाएंगे माइनस के 2x इधर आ जाएंगे, सॉरी प्लस के 2x³ इधर आ जाएंगे, माइनस के 2x³ माइनस के 2 इधर आ जाएंगे, प्लस के 2 उस साइड में हो जाएगा 0। अब हो जाएगा x³ 1 का और ये माइनस के 2, तो 1 माइनस 2 क्योंकि समान घात वाला पद ये दोनों, ये भी क्यूब के रूप में और ये भी क्यूब के रूप में, तो 1x³ मान सकते हो, इसमें से 2 गया, 1 माइनस 2 पर माइनस का x³
अब स्क्वायर लेंगे तो एक ही है ये 6x स्क्वायर, ठीक है। अब x वाले पद 12x तो ये हो गए और 2x ये हो गए, 12 और 2 14x, और फिर अच्छा राशि हमारे पास यहाँ पे 8 है बराबर 0। देखिए इसको, क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि चर x की अधिकतम घात हमारे पास 3 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। और अगला हम लेते हैं प्रश्न नंबर 8वां करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले तो इस साइड में देखो ये सेम के सेम दे रखा, तो इसको हल करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। उस साइड में है a माइनस बी का होल क्यूब, जिसको खोलने का फॉर्मूला ये है ना। तो उसको खोलेंगे तो a क्यूब क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 3a, मतलब हमारे पास x है ना, a स्क्वायर b, ठीक है ना, फिर प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस b क्यूब 2 का क्यूब। हल करते हैं धीरे धीरे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, फिर इस साइड में हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, देखिए 3 दूने 6x स्क्वायर का पद है, ठीक है ना। फिर इधर देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 को 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 4 3 12, ये x का पद है, माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इधर लेके आ जाते हैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल पहले कर देते हैं, क्योंकि अगर राशियां समान होती हैं और दोनों का चिन्ह समान होता है तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में राशियां कैंसिल होती हैं। चलिए अब आगे हमारे पास हो गया 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, उस साइड में माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 8, इधर पक्षांतर करके ले आते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, माइनस का 6 इधर आ गया प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12 इधर आ गया माइनस का 12, माइनस का 8 इधर आ गया प्लस का 8। कैंसिल करते हैं इन दोनों राशि को, देखो दोनों राशियां समान घातांक वाली है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2x स्क्वायर। फिर देखिए माइनस का x और माइनस के 12, तो माइनस 12 और माइनस 1 माइनस के 13x, फिर प्लस का 8 और प्लस का 1, 8 और 1 9। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर राशि जो हमारे पास x है, x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न है उनमें जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को पढ़ना है, पढ़ करके उन प्रश्नों को द्विघात समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न प्रस्तुतियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो समीकरण दे रखा, प्रश्न दे रखा, उसको द्विघात समीकरण रूप में क्या करना, हमें निरूपित करना है। चलिए क्या कह रहा, पहला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये आयताकार भूखंड देख लीजिए, ये रहा आयताकार भूखंड, ऐसे ही होता है। ये इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो है 528 वर्ग मीटर, है ना। अब क्या कह रहे हैं हम आगे, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई है ना, ये लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है। तो इस क्षेत्र की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है माना कितनी है, x है, माना चौड़ाई x है, ठीक है ना। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसके दुगुने से 1 अधिक, तो x का दुगुना कितना हो जाएगा 2x, और इससे 1 अधिक है तो ये हो जाएगा। तो हम ये भाषा के रूप में लिख लेंगे कि माना कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई x मीटर है, इसीलिए चौड़ाई दुगुने से 1 अधिक, तो दुगुना कितना हो जाएगा, x का दुगुना 2x हो जाएगा, और 1 अधिक मतलब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रश्न अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे। ये कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई हमारे पास 2x प्लस 1, ठीक है ना, इंटू चौड़ाई कितनी है हमारे पास x बराबर 528। हल कर लेते हैं इसको, x को 2x से गुणा किया 2x स्क्वायर, ठीक है ना, और x को 1 से गुणा किया 1x, उस साइड में है 528, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और 528 प्लस के इधर आ जाएंगे, हो जाएंगे माइनस। यह इस प्रश्न का बीज गणितीय रूपांतरण है, मतलब ये तो भाषा के रूप में कहा गया था, इसको हमने एक बीज गणितीय समीकरण के रूप में ढाल दिया है। आगे चलते मैं दूसरा प्रश्न पढ़ूंगा। क्या कह रहा है, 2 क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। 2 क्रमांगत
धनात्मक पूर्णांक। हाँ, यहाँ पे एक मैं आपको डाउट क्लियर कर लेना है। कई बार कहता है कि धनात्मक सम पूर्णांक, कभी कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमको ये करना है कि अगर खाली क्रमांक की बात कह रहा है तो पहली संख्या में एक जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या 5 है और मुझे उसकी अगली संख्या चाहिए क्रमांक, तो क्या होगा, 5 में एक जोड़ेंगे तभी तो 6 आएगा, और 6 में एक जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा, और 7 में एक जोड़ने पर 8 आएगा। ये क्रमांक चलता है। तो ऐसे प्रश्नों में हम पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को x+1, तीसरी संख्या को x+2, चौथी 5 ऐसे एक एक करके जोड़ते जाते हैं। लेकिन यदि ऐसे प्रश्नों में क्रमांक धनात्मक सम या विषम की बात कर लेता है तो पहली संख्या को x मान लेता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ देना, चाहे सम पूछे या विषम पूछे, क्योंकि सम 2, 4, 6 और 8, 10 ऐसे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 जोड़ने से अगली संख्या आती है। और विषम में 1, 3, 5, 7, 9, तो इसमें क्या होता है, हर संख्या में 2 जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे 1 में 2 जोड़ते 3 आ रहा है, 3 में 2 जोड़ने से 5 आ रहा है, ऐसे। तो इस प्रश्न में खाली ये क्या कह रहा है, खाली ये क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है, सम या विषम की बात नहीं करता। मान लेंगे कि माना जो पहला पूर्णांक है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना हमने, मान लिया कि x है, ठीक है ना। इसीलिए दूसरा कितना हो जाएगा भाई, दूसरा क्रमांगत है ना, क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x+1। एक जोड़ना है ना। अब क्या कह रहा है, इनका गुणनफल प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, इन दोनों को गुणा करने पर 306 प्राप्त होता है। तो पहला पूर्णांक तो हमारे पास x है और दूसरा है x+1 बराबर कितना है, 306 है। हल कर लेते हैं। x को x से गुणा किया x² और x को 1 से गुणा किया 1x बराबर 306। फिर x² प्लस x और प्लस के 306 इधर आएंगे, माइनस के 306 बराबर 0। ये प्रश्न संख्या 2 का बीजगणितीय रूपांतरण है। इसको अगर हम हल करें, हम हल करने के बारे में अगले अध्याय में हम सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ बीजगणितीय द्विघात समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है, तो हम यही काम कर रहे हैं। अगले अध्याय में जब हम इनको सरल करना सीखेंगे तो हमें सरलता ही पता चल जाएगा कि पहला कौन सा था, दूसरा। यहाँ पे पता चल जाता है कि हमें आयत की लंबाई क्या और चौड़ाई क्या है। चलिए अगला मैं प्रश्न ले रहा हूँ, प्रश्न संख्या 3 करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो पहले तो इस साइड में देखो, ये सेम के सेम दे रखा, तो इसको हल करने की आवश्यकता नहीं, ऐसे लिख देंगे x³ माइनस 4x² माइनस का x+1। उस साइड में है a माइनस b का होल क्यूब, जिसको खोलने का फॉर्मूला ये है ना। तो इसको खोलेंगे तो a³ क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 3a मतलब हमारे पास x है ना, a²b, ठीक है ना। फिर प्लस 3ab² मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस b³ 2 का क्यूब। हल करते हैं धीरे धीरे। x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1। फिर इस साइड में हो जाएगा x³ माइनस, देखिए 3 दूने 6x² का पद है, ठीक है ना। फिर इधर देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 को 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 4 3 12, ये x का पद है। माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 × 2 × 2। अब इधर लेके आ जाते हैं, x³ से x³ कैंसिल पहले कर देते हैं, क्योंकि अगर राशियां समान होती हैं और दोनों का चिन्ह समान होता है तो लेफ्ट साइड से राइट साइड में राशियां कैंसिल होती हैं। चलिए अब आगे हमारे पास हो गया 4x² माइनस का x प्लस का 1। उस साइड में माइनस 6x² प्लस का 12x माइनस का 8। इधर पक्षांतर करके ले आते हैं, माइनस 4x² माइनस x+1 माइनस का 6 इधर आ गया, प्लस का 6x² प्लस का 12 इधर आ गया, माइनस का 12 माइनस का 8 इधर आ गया, प्लस का 8। कैंसिल करते हैं इन दोनों राशि को। देखो दोनों राशियां समान घातांक वाली है, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 बराबर 2x²। फिर देखिए माइनस का x और माइनस के 12, तो माइनस 12 और माइनस 1 माइनस के 13x। फिर प्लस का 8 और प्लस का 1, 8 और 1 9। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है? बिल्कुल यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर राशि जो हमारे पास x है, x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे जो प्रश्न है उनमें जो प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नों को पढ़ना है, पढ़ करके उन प्रश्नों को द्विघात समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्न प्रस्तुतियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो समीकरण दे रखा, प्रश्न दे रखा, उसको द्विघात समीकरण रूप में क्या करना, हमें निरूपित करना है। चलिए
क्या कह रहा पहला प्रश्न, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ये आयताकार भूखंड देख लीजिए, ये रहा आयताकार भूखंड, ऐसे ही होता है। ये इसका जो क्षेत्रफल दे रखा है वो है 528 वर्ग मीटर, है ना। अब क्या कह रहे हैं हम आगे, क्षेत्र की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई है ना, ये लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है। तो इस क्षेत्र की जो लंबाई है इसकी चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। तो चौड़ाई हमें भी पता नहीं है, तो चौड़ाई हम मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है माना कितनी है, x है, माना चौड़ाई x है, ठीक है ना। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसके दुगुने से एक अधिक, तो x का दुगुना कितना हो जाएगा 2x, और इससे एक अधिक है तो ये हो जाएगा। तो हम ये भाषा के रूप में लिख लेंगे कि माना की आयताकार क्षेत्र की लंबाई x मीटर है, इसीलिए चौड़ाई दुगुने से एक अधिक, तो दुगुना कितना हो जाएगा, x का दुगुना 2x हो जाएगा और एक अधिक मतलब +1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम प्रश्न अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे। ये कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है बेटा, लंबाई हमारे पास 2x + 1, ठीक है ना, इंटू चौड़ाई कितनी है हमारे पास, x बराबर 528। हल कर लेते हैं इसको, x को 2x से गुणा किया 2x स्क्वायर, ठीक है ना, और x को 1 से गुणा किया 1x, उस साइड में है 528, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x और 528 प्लस के इधर आ जाएंगे, हो जाएंगे माइनस। यह इस प्रश्न का बीज गणितीय रूपांतरण है, मतलब ये तो भाषा के रूप में कहा गया था, इसको हमने एक बीज गणितीय समीकरण के रूप में ढाल दिया है। आगे चलते मैं दूसरा प्रश्न पढ़ूंगा। क्या कह रहा है, दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक, हाँ यहाँ पे एक मैं आपको डाउट क्लियर कर लेना है। कई बार कहता है कि धनात्मक सम पूर्णांक, कभी कहता है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमको ये करना है कि अगर खाली क्रमांगत की बात कह रहा है तो पहली संख्या में a जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक संख्या 5 है और मुझे उसकी अगली धनात्मक अगली संख्या चाहिए क्रमांगत, तो क्या होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 6 आएगा, और 6 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा, और 7 में 1 जोड़ने पर 8 आएगा। ये क्रमांगत चलता है। तो ऐसे प्रश्नों में हम पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को x + 1, तीसरी संख्या को x + 2, चौथी 5 ऐसे एक एक करके जोड़ते जाते हैं। लेकिन यदि ऐसे प्रश्नों में क्रमांगत धनात्मक सम या विषम की बात कर लेता है तो पहली संख्या को x मान लेता है, दूसरी संख्या में 2 जोड़ देना, चाहे सम पूछे या विषम पूछे, क्योंकि सम 2, 4, 6 और 8, 10 ऐसे होते हैं। तो उसमें क्या होता है, 2 जोड़ने से अगली संख्या आती है, और विषम में 1, 3, 5, 7, 9, तो इसमें क्या होता है, हर संख्या में 2 जोड़ने से अगली संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे 1 में 2 जोड़ते 3 आ रहा, 3 में 2 जोड़ने से 5 आ रहा, ऐसे। तो इस प्रश्न में खाली ये क्या कह रहा है, खाली ये क्रमांगत धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है, सम या विषम की बात नहीं करता। मान लेंगे कि माना जो पहला पूर्णांक है, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माना हमने, मान लिया कि x है, ठीक है ना। इसीलिए दूसरा कितना हो जाएगा भाई, दूसरा क्रमांगत, है ना, क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा क्रमांगत धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x + 1, ये जोड़ना है ना। अब क्या कह रहा है, इनका गुणनफल, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, इन दोनों को गुणा करने पर 306 प्राप्त होता है। तो पहला पूर्णांक तो हमारे पास x है और दूसरा है x + 1 बराबर कितना है, 306 है। हल कर लेते हैं, x को x से गुणा किया x² और x को 1 से गुणा किया 1x बराबर 306, फिर x² + x और प्लस के 306 इधर आएंगे, माइनस के 306 बराबर 0। ये प्रश्न संख्या 2 का बीज गणितीय रूपांतरण है। इसको अगर हम हल करें, हम हल करने के बारे में अगले अध्याय में हम सीखेंगे। यहाँ पे सिर्फ बीज गणितीय द्विघात समीकरण के रूप में रिप्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है, तो हम यही काम कर रहे हैं। अगले अध्याय में जब हम इनको सरल करना सीखेंगे तो हमें सरल करते ही पता चल जाएगा कि पहला कौन सा था, दूसरा। यहाँ पे पता चल जाता है कि हमें आयत की लंबाई क्या और चौड़ाई क्या है। चलिए अगला मैं प्रश्न ले रहा हूँ, प्रश्न संख्या 3। चलिए मैं प्रश्न 3 पढ़ूंगा कि रोहन की माँ उसे 26 वर्ष बड़ी है। देखो रोहन की जो माँ है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो यदि हमें ये पता चल जाए कि रोहन कितना है तो 26 जोड़ने से उसकी माँ की उम्र आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले हम काम ये कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना, या मान लेते हैं ये जो तीसरा प्रश्न है, माना कि जो रोहन है, माना रोहन की वर्तमान आयु, है ना, रोहन की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x वर्ष हो गई। मान लिया कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए जो रोहन की माँ है, रोहन
की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो ये हो जाएगा x प्लस 26। ठीक है ना। अब हम आगे चले, ये कह रहा उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात बताइए रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु, अब रोहन x साल का है तो 3 साल बाद क्या होगा? उसकी आयु में 3 जुड़ जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। इसी प्रकार रोहन की जो माँ है, रोहन की माँ की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? रोहन की माँ की आयु हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ 3 वर्ष पश्चात जो रोहन है, ये रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी भैया? x प्लस 26 तो वर्तमान में है और इसमें हमने 3 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? x प्लस 29। ये हो गई रोहन की माँ की आयु। अब क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है, आयु का गुणनफल 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु को अगर हम गुणा करें तो कितना आ जाता है? गुणा करने पर आ जाता है 360। रोहन की आयु तो हो गई x प्लस 3 और उसकी माता जी की आयु हो गई x प्लस 29। इन दोनों का हमें क्या करना है? गुणा करना। गुणा करने पर आ जाता है 360। गुणा कर लेते हैं आसानी से। मैंने कहा था कैसे बोलेंगे इसको? पहले x लेकर के इस पूरे ब्रैकेट को हम गुणा करेंगे, ये हो गया, फिर प्लस 3 ये लेकर के वापस उसी ब्रैकेट को पूरा गुणा करेंगे। ये ब्रैकेट हल करने का सबसे इजी रूल्स है। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 29 से गुणा किया 29x, x को 3 से गुणा किया 3x, ठीक है, और 3 से इसको गुणा करो, 3 को 9 से गुणा किया 9 3 27, असल के 2, 3 दूने 6 और 2 8, तो साइड में हो गया 360। फिर सरल कर लेते हैं इसको, x स्क्वायर प्लस ये हो गया 29x, ठीक है ना, और सॉरी ये 29x और 3x जोड़ने, 29 और 3 हो जाएंगे 32x प्लस ये 87, फिर माइनस इधर हो जाएगा 360 प्लस के इधर आएंगे माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 32x, अब 387 में से 360 घटाना है, तो क्योंकि 87 में से 360 नहीं जाते हैं ना, तो हम क्या करेंगे 360 में से 87 घटा करके आगे माइनस का चिन्ह रखें, क्योंकि घटाई जाने वाली संख्या बड़ी है, तो यहाँ लिख देते हैं 360, इसमें से 87 आपको आराम से घटा देना है, तो 10 में से 7 गए 3 हो जाएंगे, यहाँ एक सामने ऐसे लिया तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे, 15 में से 8 गए कितने हो जाएंगे, 15 में से 8 गए 7 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2, तो कितने हो गए 273। मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 273 बराबर 0। ये है इस रोहन वाला जो प्रश्न है इसका बीज गणितीय रूपांतरण, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, जो अंतिम प्रश्न है इसको हम हल कर लेंगे। अंतिम प्रश्न क्या है, चलिए मैं उस साइड में हल कर लेता हूँ। अंतिम प्रश्न देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है ना। क्या रोहन की माँ की आयु से 26 वर्ष है, ज्यादा है ना, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की हमने x मान लिया तो उसमें 26 जोड़ दी, उसकी माँ की आयु होगी। फिर 3 वर्ष पश्चात की बात करा तो रोहन में भी 3 जोड़ दिया, उसकी माता जी में भी 3 जोड़ दिया, तो ये हो गई उसकी 3 वर्ष बाद आयु। फिर कह रहा है दोनों का गुणनफल 360 के बराबर, इसको हमने इसी रूप में सरल कर लिया। इस प्रकार से हमारे पास उस प्रश्न का बीज गणितीय रूपांतरण प्राप्त हो गया। अब चलते हैं हम आगे, प्रश्न नंबर 4, अंतिम प्रश्न हम हल कर लेते हैं, या मैं आराम से पूरे बोर्ड पे सरल कर लेता हूँ ताकि पूरी की पूरी जो भाषा है आप लोगों के समझ में आ जाए। आप लोग अपने पास नोटबुक रखिए ताकि जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता जा रहा हूँ उन चीजों को आप आराम से धीरे धीरे उन चीजों को अपनी कॉपी में नोट कर सके, ताकि समस्या आने पर वापस आप उनको आसानी से समझ सको। चलिए अगला कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चार्ज से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चार्ज से तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, अगर कम कर देते चाल तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अगर उसकी चाल को 8 किलोमीटर कम कर देते तो उस दूरी को तय करने में क्या करती है, 3 घंटे का समय अधिक लेती है। बिल्कुल, चाल अगर कम करोगे तो समय ज्यादा लगेगा। अब ये कह रहा है कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल है ना, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली हमने, रेलगाड़ी की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये हमने चाल मान ली, चाल के बारे में बात कर रहा है कि उसकी चाल क्या, तो चाल हमने मान ली। अब दूरी कितनी है, कुल दी गई दूरी कितनी हो जाएगी, इसने दिया 480 किलोमीटर, 480
किलोमीटर। ठीक है, अब x किलोमीटर की चाल से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, इस चाल से 480 किलोमीटर की जो दूरी है, दूरी तय करने में लगा समय। कितना समय लगेगा भाई? समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 480 और चाल है x किलोमीटर प्रति घंटे। तो इतने घंटे का समय लगेगा यदि वह रेलगाड़ी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब ये कह रहा है चाल में 8 किलोमीटर की कमी कर रहा है, कह रहा है ना। तो अब चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करने पर चाल क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी x माइनस 8। ये हो जाएगी चाल किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल हो जाएगी। ठीक है ना। चाल से 480 किलोमीटर की जो दूरी है, दूरी उसको तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय। तो समय क्या होगा? वो दूरी बटा चाल, दूरी 480 बटा चाल हो जाएगी x माइनस 8। ये तय। तो पहले चाल x किलोमीटर थी तो हमारे पास ये समय लगा था, ठीक है ना। अब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कम हो गई तो हमारे पास ये समय लगा। ये समय ज्यादा है और ये समय कम है, और दोनों समय में 3 घंटे का अंतर है। ये कह रहा है कि 3 घंटे का समय ज्यादा लेती है, इसका मतलब ये समय ज्यादा और ये समय कम है। तो इसमें से ये समय घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 3 आना चाहिए। प्रश्न अनुसार चलते हैं। तब 480 बटा x माइनस 8, इसमें से ये जो है 480 बटा x घटा देते हैं तो 3 आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको फिर बता देता हूँ कि चाल x किलोमीटर थी तो इतना टाइम लगा था, चाल कम करी तो समय ज्यादा लग गया। कितना ज्यादा लग गया? 3 घंटे का समय ज्यादा लग गया। इसका मतलब इस समय में से ये समय घटाओ तो 3 आना चाहिए। अब हम इनका लघुत्तम लेंगे, कितना आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। ठीक है, इससे हम भाग देंगे तो x टाइम जाएगा, क्योंकि इसका भाग देंगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, x टाइम जाएगा। और x को 480 से गुणा करोगे तो 480x, फिर माइनस x का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? x माइनस 8 बार। ध्यान दीजिए, x का भाग देंगे तो x माइनस 8 बार जाएगा, और इसको फिर 480 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8, और उस साइड में है 3। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ सरल कर देता हूँ। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 480x माइनस 480 को x से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 480x, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 480 को 8 से गुणा कर देता हूँ। 8 को 0 से गुणा किया 0, फिर 8 को 8 से गुणा किया 8 8 64, असल के 6, फिर 8 को 4 से गुणा किया 8 चौक 32, 32 और 6 38, ये हो जाएंगे 38, 3840। बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, 3840। ठीक है, बटा इसको गुणा कर देता हूँ मैं, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 8 से 8x, उस साइड में हो गया 3। देखिए यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया? 3840, और उसको उस साइड में ले जाकर के वजन गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 को x से गुणा किया हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 को माइनस 8 से गुणा किया माइनस 8 के 24x। अब सारी राशियों को पक्षांतर के यहाँ ले आओ या उसको उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस साइड में देख लो 3x स्क्वायर है ये, माइनस के 24x भी वहां पे है ये, और 3840 प्लस का उधर गया 3840, बच गया 0। ये है इस रेलगाड़ी वाले प्रश्न का बीजगणितीय रूपांतरण। यदि हम इस प्रश्न को हल कर ले किसी भी विधि से और x का मान निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि रेलगाड़ी किस स्पीड से चल रही थी। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय 4.1 के सारे प्रश्नों को मैंने आपके यहाँ पे हल करके बता दिया। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आप लोगों की समझ में नहीं आई है, कहीं पे कोई डाउट्स रह गया, तो मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये चीज लिख के भेज सकते हैं, और मैं आपके उस प्रश्न का समाधान, जितने भी डाउट्स होंगे डाउट्स का एक अलग वीडियो बना करके मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों के साथ और आपकी शंकाओं के साथ मैं कनेक्ट रह सकूँ। फिर बने रहे आप मेरे YouTube चैनल इजी मैथ पे। मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में रीट हो सकता है, SSC हो सकता है, रेलवे हो सकता है, बैंकिंग के एग्जाम्स हो सकते हैं, नेवी, एयरफोर्स या RS, इनमें जो बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स में कई प्रकार के आते हैं, जैसे सामान्य बीजगणित है, अंक गणित है,
क्षत्रमिति है या त्रिकोणमिति है, ये जो भी है निर्देशांक ज्यामिति है, इनका जो बेसिक कंसेप्ट है उनको लेकर के मैं एक नया YouTube चैनल बनाया जिसका लिंक मैं अपने इसी वीडियो के अंत में दे दूंगा। तो यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आपका कोई रिलेटिव इस परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो आप इस लिंक के जरिए मेरे उस YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप लोगों को उस चैनल पर शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक्स में प्रतियोगी परीक्षा में जाने वाले प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है उस संबंध में मैं आप लोगों को अपने उस वीडियो में उस चैनल के प्रतियोगी परीक्षा से वीडियोस में अपलोड करूंगा। उसमें मैं आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल इजी मैथ में। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।